Hi everyone. So we have with us Swati ma'am, who recently secured AIR 15 in recently concluded UPSC CSE 2022. So welcome ma'am. थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में आपसे सुनना चाहूँगा। कैसा रहा आपको आईएएस बनने का? होता है ना कि मेरे को आईएएस बनना है, वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्लिक किया? देन हाउ इट स्टार्टेड, देन हाउ इट कंक्लूडेड, एंड दैट इज लाइक विद सच ब्यूटीफुल रैंक। ये एक्चुअली स्टार्ट बहुत आई थिंक मैं स्कूल में थी, बहुत साल पहले तब हुआ था। मेरे अच्छा। फादर हमेशा बोलते थे कि तुम आईएएस बनना, लेकिन जब उतना ध्यान नहीं दिया, सोचते ठीक है। फिर जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब मैं सेकेंड ईयर में थी, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। तब वो पढ़ते पढ़ते वो सब देखते मुझे लगा कि ये मेरा फील्ड नहीं है। मैं यहाँ उतना अपना एफर्ट्स अगर लगा भी दूँगी तो मैं एक तरह से सेटिस्फाइड नहीं रहूँगी। तब मैं सोचा कि एक तरह से मैं डायरेक्ट सोसाइटी के लिए किस तरह से काम कर सकती हूँ। तब मैं जब करियर प्रोस्पेक्ट्स देखे तो मुझे एक सिविल सर्विसेज देखा जहाँ एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा, जहाँ मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क कर पाऊँगी, लोगों से डायरेक्ट एक कनेक्ट कर पाऊँगी। तभी मैंने अपनी सिविल सर्विसेज का जर्नी एक तरह से शुरू किया था। तो ये आपका सेल्फ मोटिवेशन था, आपको हाँ। मतलब बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत थी। ग्रेट मैम, अब कुछ डायरेक्ट बातों पे आएंगे तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताइए आप प्रिपरेशन के जो बच्चों को करने ही करने चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम। जी, यूपीएससी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पूरा 1 साल का एग्ज़ाम होता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आई थिंक एक एस्पिरेंट को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ख़ासकर जब वो प्रिपरेशन शुरू कर रहा है उससे पहले इन बातों को एक माइंड में सेट कर ले, फिर ही अपनी जर्नी शुरू करे। सबसे पहले वो एक रीज़न डिसाइड करे, मोटिवेशन जैसे आपने Right, बताया कि वो रीज़न क्या है जिससे वो सिविल सर्विसेज में आना चाह रहा है। उसकी खुद की मोटिवेशन हो सकती है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है, रोल मॉडल हो सकता है, लेकिन एक रीज़न आप हमेशा क्लैरिटी रखिए। सेकंड थिंग होता है आप सिलेबस को एक बार देख लीजिए, उसको Right. समझ लीजिए, ताकि जब आप डायरेक्ट पढ़ना चालू करें तो एक फ़िल्टर आप कर सकें क्या आपको करना है और क्या नहीं ध्यान देना है। उसके अलावा होता है आप जितना हो सके रिवाइज़ करिए। पहले आप रिसोर्सेज जो है लिमिटेड रखिए और उसको रिवाइज़ मल्टीपल टाइम्स करिए। ज़्यादा बुक्स करके आप एक तरह से खुद को बर्डन कर देंगे। उसके अलावा प्रैक्टिस, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू स्टेज हो, हर लेवल में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो एक काफी एस्पिरेंट्स को प्रैक्टिकल एंड काफी टू चाहिए। द पॉइंट पॉइंट्स बोले मैम ने। व्हाट शी इज ट्राइंग टू कन्वे अल्टीमेटली इज कि apart from knowledge you should have the exam orientation that will be derived from your syllabus first thing, right? And your marks are the ultimate conclusion of what you have written in the final exam. So practice is the key for that. Practice से आपके direct marks conclude हो रहा है, ठीक है? So these are some practical learnings which may help you, right? मैम, कुछ ऐसी बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा जो एज एन एस्पिरेंट बच्चों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मे बी इट कैन बी रिलेटेड टू द सिलेबस, इट कैन बी रिलेटेड टू द पर्सनल लाइफ, जो आप बच्चों को बोलना चाहेंगे या बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जैसे मैंने बताया कि बिना सिलेबस देखे आप डायरेक्ट बुक्स पे जंप मत करिए, एक सिलेबस देख लीजिए। सेकंड थिंग, स्टैंडर्ड बुक्स पे जाने से पहले आप एक बार एनसीईआरटीज़ कर लीजिए, वो भी सारी नहीं। जैसे पॉलिटी के एनसीईआरटी का उतना नीड नहीं होता, लेकिन स्पेशली ज्योग्राफी की एनसीईआरटी होती है, इकोनॉमी की होती है, ये सब आप कर लीजिए क्योंकि इनमें लैंग्वेज ईजी होती है और आपको सिलेबस अंडरस्टैंड होगा। थर्ड थिंग है कि आप जो है फिज़िकल और मेंटल फिटनेस को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। आप अगर एग्ज़ाम को या बर्डन लेके पढ़ेंगे पढ़ाई को, तो वो आपके लिए और डिफ़िकल्ट ही होता जाएगा। तो जो आप कर रहे हो उसको एक तरह से एंजॉय करने का कोशिश करिए और ज़्यादा हार्ड मत होइए खुद पे। एक मी टाइम निकालिए, खुद को एंटरटेन्ड रखिए। तो इस तरह से प्रिपरेशन होती है। काफ़ी प्रैक्टिकल लग रहा है मैम से बात करके, राइट? काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे को समझ में आई कि कहीं ना कहीं हम लोग एज एन एस्पिरेंट ना इन चीज़ों को मिस कर देते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसे एक ओरिएंटेशन वैसा दे देते हैं कि पढ़ाई है। बट अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की, तो यूपीएससी अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई कहीं ना कहीं आपका एक नॉलेज पर्सपेक्टिव है, आपका इंटरेस्ट है, आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं, राइट? और उसके साथ साथ ये कहीं ज़रूरी हो जाता है कि आप सिर्फ अपना सारा टाइम पढ़ाई पे मत दीजिए। आप अपनी पर्सनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें करिए, सो दैट आपकी इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी इंप्रूव हो, राइट? दैट विल कीप यू गोइंग। ठीक है मैम। मैम, जैसा कि हर इंटरव्यू में आप लोग देखते हैं, मैं एक अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पुट करता हूँ टॉपर्स के सामने। सो हियर इट गोज। मैम, क्वेश्चन इज शायद आपकी जर्नी से रिलेटेड या शायद बच्चों से रिलेटेड नहीं है, बट क्वेश्चन इज मैम कि फॉर एग्जांपल वी हैव एथिक्स, राइट? अच्छा, मैम का स्कोर मैं बता देता हूँ आपको। एथिक्स में शी हैज सिक्योर्ड 132 मार्क्स इन एथिक्स, राइट? और इस पे हम लोग बात करेंगे, मैम से कुछ टिप्स लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं वैसा ही है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैम, एथिक्स हम लोग कहीं ना कहीं
पेपर के लिए पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो क्या आपको सच में लगता है कि जो हमने सीखा है, जो हमने बुक से सीखा है, देन फाइनली हम लिख के आ गए, या कहीं ना कहीं वो हम अपने कैरेक्टर में इम्बाइब कर पाते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? क्या आपको लगता है कि आप उसको फॉलो अप कर पाओगे अपने वंस यू विल बी इनटू द सर्विस? मुझे लगता है हम जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और रेलेवेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, वो एथिक्स है। वो 2014 के चेंज के बाद ही आया था। आई थिंक वो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा चेंज था सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि हम नॉलेज ले सकते, लेकिन जब तक वो एम्पैथी हमारे अंदर नहीं है, लोगों से हम डील नहीं कर पा रहे, बिकॉज इवेंचुअली हमें ग्राउंड लेवल पे डील करना है। कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें आई थिंक जो स्कीम्स हैं या जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है उन्हें पता ही नहीं होगा। एक हमें कनेक्ट बनाना होगा ताकि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। तो एथिक्स इस चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके अपार्ट हमारा सिलेबस तो था ही, खासकर जो केस स्टडी पार्ट होता है, हम वहीं का से अपना व्यू पॉइंट देते हैं, तो वो जो एक डिसीजन मेकिंग स्किल है वो बेटर करता है, जो कि आगे चल के आई थिंक हमें एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो एथिक्स उस डायरेक्शन में हमें लेके जाता है। बाकी पर्सनल पब्लिक लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ सिखाता है। गवर्नेंस के इश्यूज़ हमने पढ़े थे, कैसे कैसे प्रोग्रेस करते हैं, एक लीडर क्या होता है, इसमें सोशल स्किल्स होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, वो दूसरों को सुन सके, क्योंकि आई थिंक लीडर वो नहीं होता है जो आगे चले उसको लोग फॉलो करे। आई थिंक लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चले। आई थिंक ये हमने एथिक्स से ही सीखा है। और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आई थिंक जितना हो सके मैं एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, जो मैं रियल लाइफ में भी सीखूंगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वो मैं अप्लाई कर सकूँ। ग्रेट मैम, बेस्ट ऑफ लक। कहीं ना कहीं मेरे को भी ये लगता है कि अभी हमारे यंग IAS लोग आ रहे हैं, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यार चीज़ें चेंज हों, चीज़ें इवॉल्व हों, चीज़ें इम्प्रूव हों, राइट? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू इंडिया एंड आई थिंक यू पीपल विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू इट। बेस्ट ऑफ लक मैम। बाकी पेपर्स में मैम, जैसे आप जुडिशरी का चैप्टर ले लीजिए, अगर आपने चैलेंजेस इन जुडिशरी पढ़ रखा है तो और उस पर क्वेश्चन आ गया तो आप शायद वो पॉइंट सेम टू सेम लिख के आ जाएंगे। बट एथिक्स वाले में आपने जब एथिक्स के बारे में पढ़ा होता है, क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ रहा है कि आप शायद वो जो पढ़ा है वो आप लिख के नहीं आएंगे, यू विल बी राइटिंग समथिंग फ्रॉम योर ओन इन द फाइनल एग्जाम, राइट? सो दैट इज हाउ द पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स पेपर। नाउ लेट अस लिसन टू मैम कि हाउ शी सिक्योर्ड होपिंग 132 मार्क्स इन हर एथिक्स शीट। तो मैम क्या रीज़न थे, कुछ टिप्स बच्चों के लिए? आई थिंक जैसे सर ने ये बताया कि एथिक्स का पेपर ऐसा है कोई पढ़ के नहीं कर सकता है। आप सब पढ़ के जाएंगे, वहाँ कुछ आपको डिफरेंट ही मिलेगा। आई थिंक एथिक्स एक तरह से जो पर्सनालिटी टेस्ट बाद में होता है, आई थिंक एथिक्स मेंस में पर्सनालिटी टेस्ट है एक तरह से। वहाँ आप अपनी पर्सनालिटी जो आप फील कर रहे हैं, जो आप को लगता है आपके इमोशंस आप वो पुट इन करते हैं, सबसे पहली चीज़ वो है। तो आई थिंक एथिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए मुझे लगा सबसे पहली चीज़ है एक पॉजिटिव माइंड रखना। हर चीज़ को आप एक अलग नज़रिए से, थोड़े क्रिएटिविटी अपनी लेके आए, क्योंकि इस क्वेश्चन वही है, हर कोई वही लिखेगा, चाहे ऑलमोस्ट 13,000 स्टूडेंट्स इस बार मेंस देने के लिए थे। तो हर कोई को एक जैसे बेसिक एम्पैथी है, हैप्पीनेस है, सबको पता है, लेकिन कहाँ आप एक क्रिएटिविटी ला सकते हैं, एक वो फैक्टर होता है। सेकेंड थिंग होती है जो केस स्टडीज़ का पार्ट होता है, उसमें जब पूछा जाता है कि एज अ सिविल सर्वेंट आप क्या करेंगे, तो उसमें कुछ इनोवेशन देने का कोशिश करिए। कई चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इस गवर्नमेंट में हैं, हमें अपना अलग एक तरह से, जैसे आप तो यूथ, तो एक यूथ के हिसाब से आप जवाब दीजिए, क्योंकि हमारी कंट्री को उस चीज़ का नीड है। आज सबसे यूथ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, तो एक यूथ के दिमाग से कि आप क्या करेंगे प्रोग्रेस कराने के लिए, क्योंकि आई थिंक एक यूथ का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को, उन्होंने अलग तरह से देखा हुआ है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो उस तरह से आप मोल्ड करने का कोशिश कीजिए। उसके अलावा मैंने भी सोचा, जैसे हम एग्जाम्पल्स देते हैं, महात्मा गांधी का देते हैं, वल्लभ भाई पटेल का देते हैं, तो उसके अलावा जो रियल लाइफ सिविल सर्वेंट्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको कोट करने का कोशिश कीजिए एक तरह से, क्योंकि वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बताएं कि आप अभी कितने अवेयर हैं उस चीज़ के बारे में, और आपको एडमिनिस्ट्रेशन का कितना नॉलेज हो चुका है ऑलरेडी। तो इस तरह के पॉइंट्स एथिक्स में मैंने इंक्लूड किए थे, जिससे मेरे मार्क्स आई थिंक अच्छे आए हैं। ग्रेट। तो what she is trying to convey is you need to be natural and you need to be innovative. You मतलब पहले IAS बनने से पहले सोच वैसी रखिए या बन चुके हैं, then suggest the policies and measures while you are tackling those questions. And last question short रखूँगा, सोशियोलॉजी के ऑप्शनल में कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो अभी कमी रह रही है बच्चों के सामने, जो आपने प्रिपरेशन करते वक्त जो आपके सामने डिफिकल्टीज आई, जस्ट लिस्ट डाउन द पॉइंट सो दैट पीपल कैन बी more prepared for those things. Challenges in sociology optional. और सोशियोलॉजी ऑप्शनल वैसे काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन ऐसा मुझे लगा,
क्योंकि आई थिंक सिलेबस ज़्यादा उतना वास्ट नहीं है, एक डिसेंट टाइम में हम कवर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स मुझे लगा था एक पूरा सिलेबस एक गो थ्रू होने में, तो वो ठीक है। आई थिंक थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह का इशू आ जाता है क्योंकि बच्चे उतने अवेयर नहीं हो पाते हैं, और कहीं कहीं बुक्स का थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि 1-2 बुक्स ही मार्केट में सोशियोलॉजी की अवेलेबल हैं, और जो बड़ी बड़ी जैसे हार्लम्बस वगैरह वो काफ़ी लेंदी हो जाती हैं। आई थिंक एक डिसेंट स्टूडेंट को खासकर सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उसको वो बुक करने में, क्योंकि मैंने भी लेके रखा था लेकिन आई थिंक मैंने वो पढ़ा ही नहीं होगा, वो आज भी मेरे पास बुक शेल्फ में है। तो वो है कि थोड़ा एक बच्चों के हिसाब से कन्वीनियंट मटेरियल का थोड़ा इशू है मार्केट में। I totally agree. And ma'am, for your information, what we have done is we have compiled, paper 1 and paper 2 separate book for the sociology. Although आपके टाइम पे शायद वो नहीं थी, but we have that option available right now. I will send you, one copy of the same. And those are great source which we have compiled from many standard sources, many available sources, and have included PYQs also. Okay. It was great talking with ma'am. Right, बहुत कुछ सीखने को मिला, and I hope you do great. And best of luck, ma'am. Thank you so much.